सुहेल वड़ाई साहब, रियासत का जुमला है कि हम नंगे हाथों से निपटेंगे अगर हम पे हमला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये किस हद तक वाज़े पैगाम है और अब आपको रियासती सतह के ऊपर हिकमत अमली पीटीआई के हवाले से कितनी तब्दील होती दिखाई देती है? डेफिनेटली बड़ी ये सख्त वार्निंग है और पीटीआई को ये हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान 4 जंगें 5 जंगें लड़ चुका है जिसमें हमारा दिफा जो है वो एट स्टेक कई दफ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान फौज की बाकी दुनिया से ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो इसलिए यहाँ पे फौज को हमेशा एक एहतराम और नॉन कंट्रोवर्शियल दर्जे पे ही रखना चाहिए। यही सियासी जमातों के लिए बेहतर है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि टेम्परामेंट्स दोनों तरफ से लो होने चाहिए। कोई किसी भी तरह की लड़ाई मुखासमत पीटीआई ने ज्यादती की, जिस तरह की उसने जो है ट्वीट्स की और जिस तरह से बयानात दिए, लेकिन अब रुक जाना चाहिए उन्हें। और दूसरी तरफ रियासत तो एक बाप की तरह होती है, तो रियासत को भी उनकी ये बेवकूफ़ी समझ के इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा सर, एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि यही जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ होता और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होती और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी होते, तो पीटीआई के आसिम मुनीर साहब के बारे में तासुरात क्या होते? ज़ाहिर है मुख्तलिफ होते हैं। यही तो हमारी सियासी जमातों का अलमिया है कि ये असूलों पर नहीं शख्सियात पर चलती हैं। इमरान खान के बारे में बात होगी तो और रवैया होगा, नवाज शरीफ के बारे में बात होगी तो और रवैया होगा, जरदारी के बारे में। तो दुनिया में कौमें जो मैच्योर हो जाती हैं वो असूलों पे चलती हैं, शख्सियात पे नहीं चलती। जिस दिन हम असूल तय कर लें कि वही असूल जरदारी के लिए हैं, वही शरीफ के लिए हैं, वही इमरान खान के लिए हैं, वही जनरल आसिम मुनीर के लिए हैं, उस दिन हमारा मसला हल हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में मुलाकातें जो हैं उन पर पाबंदियां सख्त हो जाएंगी? मैं किसी के लिए कोई बददुआ बदशगुनी का इजहार नहीं करना चाहता। मैं तो हमेशा खैर की दुआ करता हूँ, मुल्क में बेहतरी की, अमन की, मसालियत की बात करता हूँ। तो मैं तो उसी दुआ पे कायम हूँ और बावजूद के आग भी भड़की हुई हो तो मैं तो उस आग को भी बुझाने की कोशिश करूँ। तो सर, आप क्या समझते हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मंजरनामा देखा और आपके मुताबिक जिस तरह माजी के अंदर ये सब कुछ होता रहा, हाल में भी ये हो रहा है, क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर इन दोनों शख्सियात का सियासी तौर पे मफाहमतकारी में कोई किरदार हो सकता है या फिर वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो ये टोटल डेडलॉक है, जहां तक मेरी राय है। कोई डेडलॉक को उसकी वजह यह है कि जिसने भी डेडलॉक तोड़ना है उसको झुकना पड़ना है। तो कोई झुकने को तैयार नहीं है ना, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है ना इमरान को तैयार है, और ना जिनके साथ माजी में जुल्म हुआ है ना वो झुकने को तैयार है, और ना जिनके बारे में मुस्तकबिल में धमकियां दी जा रही हैं ना वो झुकने को तैयार होंगे। तो जब ये सूरत हाल हो तो इसका मतलब है टोटल डेडलॉक है। अच्छा सर, अगर मौजूदा ट्वीट को देखा जाए या माजी का इहाता किया जाए और उसके तजर्बात से सीखा जाए तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जब कोई नोटिफिकेशन होने वाला हो, जब कोई तैनाती होने वाली हो, तो उन दिनों के अंदर एक टेस्टर लगाया जाता है, सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है और फिर जो नैरेटिव है वो रफ्ता 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 नरम हो जाता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सीडीएफ के नोटिफिकेशन से पहले ये एक हीट जो थी वो देखने में आई और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब जो है या रिटेलिएशन जो है वो देखने में नहीं आएगी? ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या करेंगे। यही तो हमारी सियासत का अलमिया है कि ये तमाम साइंसी तजज़ियों और तमाम अक़ली तजज़ियों से निकल के जज्बाती तजज़ियों तक और जज्बाती रद्द अमल तक पहुंच चुकी है। ये तो बातें होती हैं अकल की। तो जब अकल से मामलात ही आगे चले जाएं तो फिर उसके बारे में क्या तबसरा कर सकते हैं।
تو سر موجودہ حالات میں بات کرنے کے حوالے سے جو ہماری فارن پالیسی ہے اس پہ تو کیٹاگوریکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ بات ہوتی ہے ریاستی سطح پہ، جتھوں سے بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کوشش کی ریاست سے بات کرنے کو، جو سہولت کاری کر رہی ہے ان کی، تو وہ ناکام ہوئی۔ ہم نے پہلے خود بات کرنا چاہیے، پھر تھرڈ پارٹی سے بات کروانا چاہیے۔ تو کیا نئی پالیسی جو اب ریاست ترتیب دے گی ان خارجیوں کے حوالے سے یا ریاست افغانستان کے حوالے سے، وہ کس حد تک مختلف ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی کا عنصر کتنا ہوگا؟ اس میں پی ٹی آئی کا تو خیر کیا عنصر ہونا ہے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم نے بڑے بھلے کیے ہیں، ہمیشہ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، تو افغانستان کا رویہ بحیثیت مجموعی درست نہیں ہے، اور یہ بھی ریاست پاکستان اتنی مضبوط ہے کہ جس وقت چاہے گی ریاست افغانستان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نتائج ہوں گے، دنیا بھر میں ہر لڑائی کے نتائج ہوتے ہیں، لیکن بالکل ان کا کوئی ان کو تکبر اور غرور ہے۔ تو ریاست پاکستان تو بھارت جیسے بڑے ملک کو اس نے آج پورے 75 سال میں کبھی اس کے سامنے سرنگو نہیں ہوئی، ہمیشہ سر اٹھا کے رکھا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی فوج کی یہ تو شان ہے نا کہ وہ اگر جو کوئی بھی بیرونی دشمن اگر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ ڈٹ جاتی ہے اور پھر آخر تک پہنچاتی ہے۔ تو اس لیے لیکن ہونا نہیں چاہیے، سب کی خواہش یہی ہے، چاہے فوج ہو چاہے کی ہو، سب کی خواہش ہے کہ افغانستان سے ہماری لڑائی نہ ہو، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ تو ایک دن میں فال کر جائے گی، وہ تو 24 گھنٹے نہیں مقابلہ کر سکتے۔ یعنی بیرونی محاذ کے اوپر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا مقابلہ کرنا چاہے تو افغانستان کی حکومت ایک پل میں گر سکتی ہے۔ تو پاکستانی جو فوج ہے اس نے اتنے برسوں کے اندر بیرونی محاذ پہ کبھی بھی جو ہے وہ فتح کے بغیر اپنی تاریخ رقم نہیں کی۔ تو سہیل وڑائی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آپ کی اس نیک شگون کا بھی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف مائل ہوں اور مفاہمت کاری کی پالیسی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔